नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 11th की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है सेट्स, है ना। इसको पढ़े बिना तो यार काम बनेगा नहीं, इसलिए सबसे पहला चैप्टर सेट्स है। अच्छा, उससे पहले एक बात बता दूं, हालांकि क्योंकि 11th क्लास में है तो मैं जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा वो मेरे लिए तो सब भैया पहला ही चैप्टर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि 11th के में जो ये 1 होता है ये आपको तब तक 1 रहेगा जब तक आप 12th में नहीं पहुंच जाते। जब आप 12th में पहुंचेंगे तब आपके लिए सेकंड चैप्टर चालू होगा। ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी मानो। तो मेरे लिए तो भैया हर चैप्टर पहला रहेगा। तो जब भी नया लेक्चर शुरू होगा, यानी कि जब भी कोई अलग चैप्टर शुरू होगा, मैं हर बार पहला बोलूंगा, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपको टाइटल में तो चैप्टर नंबर बराबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो चैप्टर है हमारा कौन सा? सेट्स। ठीक, और रोज 7 बजे आपकी क्लास लगेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रोज शाम को 7 बजे आपको 11th क्लास वालों को मैं यही निर्देश दूंगा, 7 बजे आप तुरंत यूट्यूब में आ जाएं, आपको लेक्चर्स मिलने लग जाएंगे करेक्ट 7 बजे। ठीक, तो देखिए सेट चैप्टर। देखिए सेट से पहले आपको याद रखना होगा कलेक्शन, है ना। कलेक्शन एक कलेक्शन वर्ड है ना, और एक सेट वर्ड है। ठीक, दोनों कोई आम तौर पे हम रियल लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन कायदे से क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथमेटिक्स, है ना, या कि जिसको आप शॉर्टकट में मैथ्स बोलते हैं। तो मैथ्स में कलेक्शन और सेट दोनों अलग है। कैसे, ये बताता हूं। ठीक, जैसे कलेक्शन, आप किसी भी चीज का कलेक्शन कर लो भाई साहब, किसी भी चीज का कलेक्शन कर लो का कहने का मतलब ये है, आपने मेंस का कलेक्शन करके रखा है, आपने वुमेन्स का कलेक्शन करके रखा है, आपने जो खाना खाने के जो बर्तन होते हैं ना, डिनर के लिए जो बर्तन होते हैं उनका कलेक्शन बना के रखा हुआ है। आपने कई तरीके के कलेक्शन बना के रखे हैं। आपने कुछ ऐसा कलेक्शन भी करके रखा है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, और ना, और कुछ तो ऐसे कलेक्शन है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही हैं। ठीक, लेकिन वो सब क्या है? कलेक्शन है साहब। लेकिन सेट क्या कहलाएगा इसमें देखिए, तो उसके लिए मैथमेटिक्स वालों ने सेट की एक डेफिनेशन दी। क्या दी डेफिनेशन भाई साहब? उन्होंने दिया, ठीक, अ वेल, है ना, ध्यान से देखिएगा, मैं अभी पूरी बात क्लियर करूंगा। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड, देखिए इसमें भी कलेक्शन आ गया, सेट की डेफिनेशन में कलेक्शन। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट is called a set, है ना। यानी कि अब मैं यहां पे आपको कुछ वर्ड मार्क आउट कर देता हूं और इन्हीं के बेसिस पे जल्दी से समझा देता हूं कि सेट और कलेक्शन में अंतर क्या है मैथमेटिक्स में। ठीक, मैं कोई इंग्लिश ग्रामर का टीचर नहीं बताना चाह रहा हूं आपको, अपने आप को मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैथ्स वाले सेट को किस नजर से देखते हैं। अच्छी नजर है, वो नजर क्या है? ठीक, एक तो वर्ड आपको याद रखना है वेल डिफाइंड, और दूसरा वर्ड आपको याद रखना है क्या? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, ये दोनों ही मिलके आपको सेट की प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। ठीक, यदि मैंने एग्जांपल में आपसे कहा कल को कि कलेक्शन, है ना, या फिर आपको एक सेट बनाना है, मान लीजिए ना, या फिर कलेक्शन करना है आपको, कलेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, ये है पहला सेट। ठीक, बताइए, अब मैं पहले तो मैं अपना लिख देता हूं, मेरे नजर में बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन कौन से हैं। ठीक, बताइएगा सबकी यही है कि नहीं। एक तो मैं विराट कोहली को मानता हूं। ठीक, दूसरी बात, मेरे नजर में मेरे फेवरेट थे रिकी पॉन्टिंग। होप्स जो क्रिकेट लवर है उन्हें पता हो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, रिकी पॉन्टिंग। और एक मैं नाम ले लेता हूं वीरेंद्र सहवाग। ठीक, मेरी नजर में ये है, मान लीजिए, फेमस। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही हैं, मैं अभी के लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। मैंने 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर अपनी तरफ से लिख दिए। क्या लगता है कि आपकी नजर में भी यही 3 है? तो आप बोलोगे नहीं सर, आपकी नजर में अलग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है यार, जाहिर सी बात है। मैंने सिर्फ 3 बेस्ट प्लेयर की बात करी है, 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या मैंने ये बोला कि सिर्फ टीम इंडिया के ही होने जरूरी है, या मैंने ये बोला कि ऑस्ट्रेलिया का होना जरूरी है, या न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज? हो सकता है किसी का क्रिस गेल फेवरेट हो, है ना, किसी का ड्वेन जॉनसन फेवरेट हो, तो कोई भी फेवरेट हो सकता है। किसी का राहुल द्रविड़ फेवरेट रहा हो। आज से कई पुराने जो लोग होंगे जिनसे मैं सवाल करूंगा, उनकी नजर में हो सकता है कपिल देव फेवरेट रहे हो। तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये जो सेट होगा पर्सन टू पर्सन, क्या लगता है चेंज होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे साहब ये जो सेट आपने बनाया है ये तो पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
अच्छा, उसी तरीके से मान लीजिए मैंने बोला कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मैंने क्या बोला? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मैं क्या आपको डेफिनेशन ज्यादा कठिन नहीं बनाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर एंड कट बता रहा हूं। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो आप बोलेंगे साहब, है ना, ये दूसरा एग्जांपल है हमारा ना, ये हमारा दूसरा एग्जांपल मैंने आपको लिया, ठीक। आपको अभी कलेक्शन और सेट के बीच का अंतर समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो मैं लिखूंगा भैया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो होता है 1 2 3, याद रखना क्योंकि उसने क्या बोला है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 और 5। अब बताइए, क्या आप या दुनिया में कोई भी जो है, क्या वो शुरू के 5 नेचुरल नंबर इन्हीं को कहेगा? ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लगता है 0 से शुरू होता है, नहीं भाई साहब, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। क्या सभी दुनिया वाले बात जानते हैं? बिल्कुल सही बात है, सभी को यही बताया गया है कि 1 से जो नंबर शुरू होते हैं वही नेचुरल नंबर या फिर उन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। यानी कि सभी लोगों का सेट सेम रहेगा। यानी कि क्या सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि इस बार आपने जो लिखा ये जो सेट है ये पर्सन टू पर्सन चेंज की नो चेंज? तो आप बोलोगे नो चेंज, पर्सन टू पर्सन इस सेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अब जरा बात सुनिए, यहीं पे आपको ये टॉपिक समझने को मिल जाएगा कि ये जो पहला एग्जाम्पल है ये सिर्फ एक कलेक्शन है। ये सिर्फ क्या है? एक कलेक्शन है। क्यों साहब? ये सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेट की डेफिनेशन में जो पहला वर्ड मैंने आपको मार्क आउट किया था वही समझाने जा रहा हूं, वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन में कोई भी चेंज ना हो, ये होता है वेल डिफाइंड का मतलब। तो ये आपकी पहली चीज आपको मैंने समझा दी कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। यानी कि जो भी आप सेट आपके मुंह से निकले, यदि आपके सामने 10 लोग हैं और आपने एक सेट बोला, यदि उन 10 लोगों ने सेम सेट लिखा, यानी कि आपने वेल डिफाइंड शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि वो चेंज नहीं हुआ पर्सन टू पर्सन, तो वेल डिफाइंड है। लेकिन आपने कोई सेट बोला और पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया, हो सकता है 2 या 3 लोगों का सेम हो। हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर, हम यूनिवर्सल लेवल पे बात कर रहे हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं कहां पे बात कर रहे हैं भाई साहब? यूनिवर्सल लेवल पे, कि किसी भी एंगल में पूरे यूनिवर्सल लेवल पे वो चीज ट्रुथ होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, तभी हम उसको वेल डिफाइंड का किरदार मानेंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है नो चेंज। कहां पे नो चेंज? पर्सन टू पर्सन सेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये होता है वेल डिफाइंड का मतलब। यानी कि ऊपर वाला क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट अ सेट। इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। लेकिन कलेक्शन तो है भाई साहब, कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर एक कलेक्शन तो है। तो कलेक्शन है पर सेट नहीं। यहीं पे दूसरे एग्जांपल को जरा गौर से देखिए। दूसरे एग्जांपल में जो हमने सेट लिया, क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो भाई साहब ये जो कलेक्शन है ये क्या है? सेट है। ये क्या है? सेट है। इट इज अ सेट। और दोनों ही केसेस में कलेक्शन तो कैसे हैं? दोनों ही हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोनों ही कैसे हैं भाई साहब? दोनों ही कलेक्शन हैं, दोनों ही कलेक्शन है। बस ये है कि एक सेट नहीं है और एक सेट है। यानी कि यहां से एक नोट डाउन करने वाली बात आपके पास आ गई। क्या आ गई भाई साहब? वो नोट डाउन करने वाली बात आपके पास ये आ गई भाई साहब कि अब आप बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन। सभी के सभी सेट जो होंगे, जो सेट होंगे वो क्या होंगे? कलेक्शन होंगे। वहीं पे बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ठीक, ये भी बात आपको समझ में आई होगी। एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। मेरे ख्याल से इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतनी बात बिल्कुल क्लियर कट हुई होगी आपको कि किस तरीके से मैं सेट को डिफाइन करना चाह रहा हूं। सेट अलग चीज है ना, और कलेक्शन अलग चीज है। जब हम मैथ्स या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं इस बात का आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सेट और कलेक्शन दो अलग अलग वर्ड हैं, जहां पे कलेक्शन कोई भी चीज का हो सकता है, लेकिन हर कलेक्शन को मैथमेटिक्स में यूज नहीं किया जाता। हर कलेक्शन को मैथमेटिक्स में यूज नहीं किया जाता। किस कलेक्शन को यूज किया जाता है?
वो कलेक्शन यूज किया जाता है जो कि किस में कन्वर्ट होने की काबिलियत रखता है, सेट में कन्वर्ट होने की काबिलियत रखता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सिर्फ उसी कलेक्शन को यूज करते हैं जो अपने आप में सेट होता है। और सेट होने की कंडीशन क्या होता है? सबसे पहली कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है कि वो कैसा होना चाहिए भाई साहब? वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात पे आते हैं, साहब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब तो समझा दो। देखो यहां पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं भाई साहब, ठीक। अब वो एग्जांपल आपसे क्या कहेगा? मैंने आपसे बोला है ना, लिस्ट ऑफ ऑल सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर, है ना, लता मंगेशकर। आप जानते हैं हम इनको सरस्वती माता भी बोलते हैं भैया आजकल तो, मंगेशकर, है ना। स्पेलिंग माइंड मत करिएगा ना, उन्हें होने दीजिएगा, ठीक। लिस्ट ऑफ ऑल सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर। मान लीजिए आप, मैं बोल दे रहा हूं, है ना, 3 बच्चे हैं, है ना, 3 बच्चे हैं, उन तीनों का नाम A, B और C। इन 3 बच्चों को एक एक कागज दिया गया और कहा गया कि आपको लता मंगेशकर के सारे गानों का क्या बनाना है? कलेक्शन बनाना है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि सिर्फ 5 गाने ही गाए हैं उन्होंने। एज्यूम करने को बोल रहा हूं, उन्होंने गाए कई गाने, ठीक। अभी यहां पे अपने पास पेज छोटा है ना, इसलिए उसमें मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लता मंगेशकर ने अपने पूरे जीवन काल में मान लीजिए सिर्फ 5 गाने गाए, ठीक। अच्छा, अब आपने इन तीनों लड़कों को, है ना, और सॉरी बॉयज और जो गर्ल्स पढ़ रही हैं अभी फिलहाल उनके लिए मैं बोलता हूं, ये तीनों लड़कियों के लिए, ठीक, और जो बॉयज देख रहे हैं उनके लिए तीनों लड़कों के लिए, और जो भेदभाव नहीं मानते लड़का लड़की तीनों के लिए, ठीक। तो हो सकता है इनमें से कोई लड़का या कोई लड़की हो। तो बॉयज और गर्ल्स की जो बात हो रही है तो उसमें मैं बता रहा हूं कि ये जो 3 लिफाफे हैं, तो अब उन्हें लता मंगेशकर के सारे गाने लिखने हैं, ठीक। एक ने लिखा 1 2 3 4 5, उन्होंने पहले नंबर डाल दिया, उन सबको पता चल गया कि भाई साहब कितने गाने हैं? 5 ही गाने हैं, ठीक है भैया, ये लिख दिया 5 गाने, ठीक। तो मैं यहां पे आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से पहले की एक कंडीशन बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए कोई एक गाना है, बढ़िया अच्छा सा गाना है, उस बंदे ने, ए वाले बंदे ने यहां पे लिखा, लेकिन बी वाले बंदे ने उस गाने को यहां पे लिख के रखा है और सी वाले बंदे ने उसको आखिरी में रखा है। क्या लगता है इससे सेट में कोई खराबी आएगी क्या? नहीं आएगी। इसने भी वही 5 लिखे हैं, इसने भी वही 5 लिखे हैं, इसने भी वही 5 लिखे हैं, लेकिन यहां पे ऑर्डर बस डिफरेंट है। ऑर्डर कैसा है? डिफरेंट है, ठीक। यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हो सर कि यहां पे एक बात और नोट डाउन करने वाली कि ऑर्डर, है ना, ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर सेट में लिखते समय मैटर नहीं करेगा। सर क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि कल को यदि खुद ही सोचिए, मैंने लिखा है 1 2 3 और कहीं पे लिखा हुआ है 3 2 1, 3 2 1, तो क्या लगता है दोनों अलग सेट हैं? नहीं, ये दोनों एक ही सेट हैं। यहां पे 1 2 3 को इधर उधर अरेंज कर देने से कोई बात बदलने वाली नहीं है। ये आपका है सिचुएशन नंबर 2, ठीक। ये कैसी सिचुएशन है? सेकंड सिचुएशन है। अब मैं आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की सिचुएशन के बारे में भी जरा जिक्र करा दूं। ये ऑर्डर वाली सिचुएशन यहां इन दोनों के बीच में छुपी रहती है, कहीं वो यहां पे लिखी नहीं होती डेफिनेशन में, इसलिए उसको यहां पे अलग से लिखा दे रहा हूं, ठीक। तो अब तीसरी कंडीशन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की क्या होती है भाई साहब? मान लीजिए एक और है कोई बंदा, एक और कोई बंदा, मान लीजिए इसका नाम होती है डी बंदा, ठीक। इसने लिखा 1 2 3 4 5 6। आप बोलेंगे हैं गाने तो 5 ही थे लता मंगेशकर के, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही है। अब इसने क्या कर दिया, इसने ये पहले नंबर पे जो गाना लिखा था उसी को असल में 5वें नंबर पे भी लिख दिया, 2 बार रिपीट हो गया। क्या हो गया? रिपीट हो गया। जबकि हमें किस तरीके के ऑब्जेक्ट लेने हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग भाई साहब, है ना, बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले ऑब्जेक्ट। तो क्या लगता है एक जैसा लिखना अलाउड है क्या? नहीं अलाउड। तो यही हमारी तीसरी कंडीशन, क्या भाई साहब? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या लगता है यहां पे अब इसने 6 नंबर लिख दिए तो क्या 6 गाने हो जाएंगे? नहीं। अरे जब 5 ही गाने गाए हैं उन्होंने, तो एक गाने को 2 बार लिखने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने 6 गाने गा दिए, उन्होंने गाए तो 5 ही हैं। इस बंदे ने बेवकूफी में 2 बार लिख दिया है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक। तो आपको कुल मिला के कितनी कंडीशन मैंने बताई वो सारी याद रखनी है, तो आप सेट सेप्टा को समझ पाओगे। लिखने के तरीके में अभी हम आ रहे हैं, पहले आप सेट की डेफिनेशन को समझो। सेट की डेफिनेशन इतना कुछ आपसे कहती है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। गायत्री एजुकेशन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है वहां पे, इंस्टाग्राम की भी लिंक है, फेसबुक की भी लिंक है। आप जहां चाहें वहां पे जाएं आपको, लेकिन पीडीएफ तो सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी,
ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी होप सो। तो पहली कंडीशन वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि सभी सेट जो होंगे वो कलेक्शन होंगे, ठीक, क्योंकि कलेक्शंस तो पहले ही बन जाते हैं, उन कलेक्शन को सेट साबित करने के लिए हम वेल डिफाइंड चेक करते हैं, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। फिर लेकिन सभी के सभी कलेक्शन सेट नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि देखिए ये भी तो एक कलेक्शन था लेकिन ये सेट नहीं था, क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्शन था ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा था, इसलिए हमने इसको सेट नहीं बुलाया, ठीक। कलेक्शन तो सभी होंगे। फिर दूसरी बात, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, 1 2 3 लिखो, 3 2 1 लिखो या 2 1 3 लिखो, बात एक ही है, यानी कि आप सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स की बात कर रहे हो। और तीसरी चीज हमने ये बात करी, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यानी कि एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जा सकता, यानी कि ये 1 1 2 इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपको बाद में इसे कन्वर्ट करके 1 2 ही लिखना है, ठीक। ये 1 1 को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इतनी बात आपको सेट के बारे में समझ में आया होगा। और मैथमेटिक्स में कलेक्शन और सेट में यही अंतर होता है कि हर सेट एक कलेक्शन है, हर सेट एक कलेक्शन है, लेकिन हर कलेक्शन सेट नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कलेक्शन तो कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कलेक्शन हो सकता है, आपका मन जो चाहे वो कलेक्शन है, आप जिस तरीके का सोचेंगे उस तरीके का आप कलेक्शन कर सकते हैं, भले ही उसमें कोई डेफिनेशन फिट हो रही हो या फिर ना हो रही हो। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आप सेट्स की बात कर रहे हैं, तो सेट्स में ये डेफिनेशन पहले ही दे दी गई है, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड इट मस्ट कंटेन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑर्डर शुडंट मैटर, ऑर्डर वहां पे मैटर नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। यदि ये ध्यान है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ बातें मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, यानी कि सेट को लिखने का तरीका, है ना। देखो अभी तो बहुत सारे तरीके सीखने हैं। पहली चीज है ना, सेट को हमेशा किस तरीके से लिखा जाएगा, पहली चीज है ना, पहला नियम आपको है ना, ऑलवेज यूज कैपिटल अल्फाबेट्स लेटर, है ना, याद रखना हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करेंगे, है ना, जैसे कि A B C अप टू Z तक, कोई से भी, सारे भाई साहब सारे के सारे, इस पे आ रहा हूं मैं, इस पे आ रहा हूं, ये इसी से प्रेरित हुआ है, ठीक। A से लेके Z तक है, यानी कि आप बोलोगे कल को इसमें N भी आ रहा होगा, इसमें I भी आ रहा होगा, इसमें Q भी आ रहा होगा, इसमें R भी आ रहा होगा, इसमें C भी आ रहा होगा, समझ में आ रही बात? ये सारे तो कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक। इनके बारे में बताता हूं मैं, यानी कि आप किसी भी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखोगे। दूसरी बात क्या भाई साहब, स्मॉल लेटर्स जो होंगे वो एलिमेंट्स के लिए यूज होंगे। किसके लिए होंगे? एलिमेंट्स। कुछ लोग एलिमेंट्स से खुश होते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्ट बोलना खुश होते हैं, कुछ लोग मेंबर्स भी बोलने लग गए हैं, तो देयर आर सो मेनी सिनोनिम्स फॉर दिस, है ना। इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम्स यूज होते हैं, इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक। जैसे मैं एक लिख के दिखाता हूं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। मैंने लिखा, मुझे एक कलेक्शन दिया गया है, कलेक्शन दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब पहली बात तो कलेक्शन दिया है, क्या ये सेट है कि नहीं है? आप बोलोगे सेट है, क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड है, पूरी दुनिया में पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 सब एक दूसरे से अलग अलग है। दूसरी बात, तो लिखने का तरीका क्या होगा? तीसरी कंडीशन यहीं पे बता देता हूं, तीसरी कंडीशन, राइट ऑल सेट्स विदिन कर्ली ब्रैकेट, है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको भाई साहब, हमेशा कोई भी सेट होगा दुनिया को, उसको हमेशा आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक। तो मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, ये रहा एग्जांपल के तौर पे मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये वाले कलेक्शन को, हमें इस कलेक्शन को लिखना है ना, इस कलेक्शन को मैं डब्बे में डाल दे रहा हूं, इस कलेक्शन को मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये देखिए कैसा लिखूंगा मैं भाई साहब, कर्ली ब्रैकेट, लेकिन पहले तो हमें कैपिटल लेटर्स, तो मैंने मान लिया ये सेट मेरा है A = 2, ठीक। और कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये लिखा मैंने 1 2 3 4 और 5, ठीक। अभी आपको समझ में आएगा, अभी और तरीके बताता हूं, अभी इतना कर्ली ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लेटर्स, ठीक। अच्छा, अब यहीं पे चौथी बात बताना चाहता हूं। अब बताइए, यदि मैं बोलता हूं 1 और A के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे 1 इज अ एलिमेंट ऑफ A। 1 क्या है? A का एलिमेंट है, A का सदस्य। अरे एलिमेंट यानी सदस्य बोल सकते हो,
ए का सदस्य है, हिंदी में सदस्य ही बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में और भी वर्ड होते हैं, ए इज अ मेंबर ऑफ, है ना, ए इज अ मेंबर ऑफ, ए इज अ मेंबर ऑफ बोल रहा हूं, वन इज अ मेंबर ऑफ ए, फिर या फिर बोल सकते हो वन इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए, वन कैसा है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए है, ये भी तो बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर वन बिलोंग्स टू ए, वन ए में है, बिलोंग्स टू ए। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको क्या लग रहा है, जब मैं ऐसा सबके लिए लिखना चाहूंगा तो फिर आप 2 के लिए भी यही बातें लिखोगे, 3 के लिए भी यही बातें लिखोगे। अब कंफ्यूजन कहां शुरू होगा, कुछ लोग एलिमेंट लिख रहे होंगे, कुछ होशियार मेंबर लिख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट लिख रहे होंगे, बिलोंग्स टू लिख रहे होंगे। तो ये सारी प्रतिस्पर्धा, इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए हमने एक ग्रीक लेटर को अपनाया। ग्रीक लेटर का नाम है एप्सिलॉन। क्या नाम है उसका? एप्सिलॉन। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इस लेटर को हमने, ये जितनी भी हमने ये लैंग्वेज लिखी है, जो लैंग्वेज लिखी है, तो हमने इस लैंग्वेज को हटा के इस लेटर को बीच में घुसा दिया और हमने इसको नाम दिया, इसको नाम क्या दिया? बिलोंग्स टू। हम इसको पढ़ने लग गए, वन बिलोंग्स टू ए। तो क्या सर ऊपर वाला नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये सब इन्हीं के रिप्लेसमेंट में तो ये सिंबल आया है। क्यों? ये वर्ड लिखने में ज्यादा समय लगता था, जबकि ये लेटर लिखने में कम समय लगता था। तो वन बिलोंग्स टू ए या वन इज अ मेंबर ऑफ ए, तो ये सारे मायने सिर्फ एक लेटर ने दर्शाया है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये सब का क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। वन बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही बोलूंगा 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही बोलूंगा 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही बोलूंगा कितना? 4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 4 इज अ मेंबर ऑफ ए, 5 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए। ठीक, लेकिन वहीं पे ये भी तो बोल सकता हूं 6 इज अ मेंबर ऑफ ए। आप बोलोगे नहीं, तो ये काट दिया मैंने। ठीक, यानी कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नॉट अ मेंबर ऑफ, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट ए ऑब्जेक्ट, नॉट ए ऑब्जेक्ट ऑफ, यानी कि सबके आगे क्या लग जाएगा? नॉट, 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 नॉट। यही जो ऊपर वाली लाइन है, सबके आगे क्या लग जाएगा? नॉट, यानी कि ये उसका सदस्य नहीं है। तो बिलोंग्स टू ए ग्रीक लेटर को हमने उठाया, एप्सिलॉन को, और इसको हम यूज करने लग गए इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए कि क्या ये उसका सदस्य है कि नहीं है। ठीक, ये हो गई चौथी बात। तो कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पे 4 बातें बताई, अभी और भी बताऊंगा, धीरे धीरे आ रहा हूं अपने अपने पे। ठीक, बताने के लिए, क्लियर करने के लिए कि इसे कहा जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। ठीक, होप सो इतना तो समझ में आया होगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वो पीछे याद रखना है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब सम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैंने अभी अभी आपसे कहा किसी भी सेट को लिखने के लिए आप ए से लेके जेड तक जितने चाहे उतने लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, और उनमें ये लेटर्स भी आते हैं। अब लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसे सेट हैं जिन्हें स्टैंडर्ड सेट ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। जैसे कि जो पहला सेट है जिसको हर कोई जानता है ना, जिनके भरोसे पे मैथमेटिक्स चलती है, सेट ऑफ, है ना, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ए बी सी लिखना अच्छा नहीं लग रहा था। ए बी सी लिखना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप बोलोगे सर तो एन से शुरू होता है, एन से लिख दो। तो एन और फिर कैपिटल लिखना है, फिर करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इतना समझ में आई? अच्छा, ये जो n लिखा है, तो सर जब कोई कॉमन सेट लिख रहा होगा, कोई कॉमन सेट लिख रहा होगा, तो उस कॉमन सेट में भी तो n आता है। तो इस n और इस n में क्या डिफरेंस पैदा हो पाएगा? मैं बोला हाँ, तो साइंटिस्ट ने, मतलब मैथमेटिशियंस ने बोला यार ये बात तो सही है, ये दोनों तो सेम हो जाएंगे। वो सिंपल सेट वाला n है, ये भी n है, ये तो सिंपल हो जाएगा। जबकि हमें तो इसको क्या मानना है? स्टैंडर्ड सेट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए सिंबल बनाना है। तो उसको हमने थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखना शुरू कर दिया, यानी कि थोड़ा गाढ़ा कर दिया उसको। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे अपनी बुकों में, ठीक, बताया भी जाएगा। इसको बोल्ड लेटर्स में कहा जाता है ना, बोल्ड लेटर्स का यूज करने लग गए। लेकिन हमने बोला यार थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए आजकल प्रचलन में आ गया डबल लाइनिंग लेटर्स, है ना, डबल लाइनिंग लेटर्स प्रचलन में आ गए, यानी कि डबल लाइंस का हम इस्तेमाल करने लग गए। तो डबल लाइनिंग लेटर्स का हम इस्तेमाल करने लग गए। तो ये आजकल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को दर्शाता है। अब यहीं पे एक और बात बता देता हूं, ये जो हम डॉट डॉट लगाते हैं, कुल मिला के कितने डॉट लगाए जाते हैं? 3 डॉट्स। केवल कितने लगाए जाते हैं कायदे से?
3 डॉट्स लगाए जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इस चैप्टर को पढ़ाते समय जल्दी जल्दी में धोखे से मैं 4 या 5 डॉट लगा दूं या फिर 6 डॉट लगा दूं, लेकिन रियलिटी में यदि आप जानना चाहते तो इसलिए मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता दे रहा हूं कि कायदे से सिर्फ 3 डॉट्स लगाए जाते हैं। और ये 3 डॉट्स आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब एंड सो ऑन, यानी कि और आगे बढ़ते रहो, यानी कि इससे आगे भी इसी तरीके से निरंतर चलते रहो। ठीक, यही कहलाता है एंड सो ऑन। ठीक, या तो अप टू इंफिनिटी भी हम बोल देते हैं कहीं कहीं, हालांकि एंड सो ऑन ये 3 डॉट्स आपको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये आ गया, तो इसी से आप बोल सकते हो सेट ऑफ इंटीजर्स। बताइए सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, इसमें विवाद चलता है तो 2 चीजें इस्तेमाल होती रहती हैं, एक तो आई और एक जेड। ठीक, एक तो आई भी, तो आई मैं अभी डबल लाइनिंग वाले इस्तेमाल कर रहा हूं, और एक जेड भी इस्तेमाल होता है, कंडीशंस को देख के इस्तेमाल होता है। ठीक, क्या होता है ये सेट भैया, माइनस इंफिनिटी डॉट 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 0 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी, ये होता है इंटीजर। फिर तीसरा आ जाता है आपका क्या, सेट ऑफ होल नंबर्स, है ना, ये तो लिखना भूल गया था, इसको मेरे को इसके पहले लिखना था, फिर भी चलिए सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट किया गया W से, है ना, बोल्ड W से। ठीक, 0 से शुरू होता है, और सभी सेट को कैपिटल लेटर से लिखना है, लेकिन ये स्पेशल केसेस है तो इनमें थोड़ा बोल्ड लेटर्स या फिर डबल लाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अभी कुछ देर के लिए मान लो ये बोल्ड लेटर्स वाला है। ठीक, और ये डॉट 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 3 डॉट लगा दिए। ठीक, 3 डैश भी लगा सकते हैं आप, ये होल लेटर्स के लिए हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं सेट ऑफ है ना, क्या था भैया, रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में हर रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें क्वोशिएंट आता ही है, इसलिए इसको Q से, बोल्ड Q से या तो डबल लाइनिंग Q से दर्शाया गया इस तरीके से, है ना, कि इट इज ऑफ द P अपॉन Q फॉर्म, जहां पे P और Q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और कंडीशन के साथ कि Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि Q यदि 0 हुआ तो वो केस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से आपने सीखा होगा, है ना, 0 से डिवीजन इंफिनिटी की ओर ले जाता है। ठीक, अच्छा, 5वां आपको याद हो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स किस चीज को कहते हैं, तो आप बोलते हो रैशनल प्लस इररेशनल गिव्स रियल नंबर, और उसके लिए क्या लिखा जाता है भाई साहब, ये इस तरीके का R, है ना, फिर बोल्ड लेटर्स वाला R भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो अभी मैं बता दे रहा हूं, इस चैप्टर में आप सीखेंगे ही, है ना, एक तो रैशनल यूनियन इररेशनल नंबर के ऊपर डैश लगाया जाता है। जैसे ये दिख रहा है, ये रैशनल है तो ये नॉट रैशनल, ये वाला ये डैश का मतलब होता है नॉट रैशनल, तो जो रैशनल नहीं है वो क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या हो जाएंगे, इररेशनल। नॉट रैशनल का मतलब ही क्या होता है, इररेशनल नंबर्स होता है। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे, होप सो, इररेशनल नंबर्स। इसी तरीके से एक आपके पास आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, जो इस साल आप देखेंगे नया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए यूज किया जाता है ये C स्पेशल टाइप का, डंडा खींच दिया जाता है, या फिर वही डार्क लेटर वाला कर सकते हैं। कुछ और भी स्पेशल केसेस में कभी कभी हम यहाँ पे बोल देते हैं, मान लीजिए हमने बोल दिया I+, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरीके के हम नोटेशंस भी इस्तेमाल समय समय पे, या फिर यहां पे लिख दिया I0, यानी कि, है ना, I0+, यानी कि ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि इन दोनों में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में अंतर क्या है, ऊपर वाले में सिर्फ सेट में आपको दिया गया है 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, नीचे वाले में 0 को इंक्लूड किया गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बस इतना अंतर आ जाता है सेट में, और कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये I+, R+, इस तरीके के यदि प्लस माइनस आपको ऊपर लिखे दिख रहे हैं तो समझ जाइए दे आर टॉकिंग अबाउट सम कंडीशन अप्लाइंग ओवर दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि वो कंडीशन लगा रहे हैं और उसके बाद बात कर रहे हैं। हालांकि ये ही 6 आपके पास मुख्य रूप से होते हैं। ठीक ना, और इररेशनल नंबर के लिए Q' ज्यादातर यूज कर दिया जाता है। हालांकि इररेशनल को उतना कोई पढ़ाई मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर तो इन्हीं से काम चल जाता है आपका। ठीक, तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट क्या है और स्टैंडर्ड सेट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए अलग सिंबल है। एक बात और यहां पे क्लियर कर दूं कि लेकिन आपको हमेशा जरूरी नहीं कि बोल्ड लेटर्स और डबल लाइनिंग लेटर्स से ही आपको नेचुरल नंबर पहचानना है।
मैच कर रहे हो, तो अब विद इन अ सेट यानी कि सेट के अंदर भी आपको नेचुरल नंबर लिखा दिखेगा। लेकिन कभी कभी क्या है, वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहाँ बोल्ड लेटर्स लिखे, कहाँ डबल लाइनिंग, तो सिंगल लाइन लिख देते हैं। तो अब वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। लेकिन फिर से वही बात जैसे मैंने कही थी कि 3 डॉट्स लगाए जाते हैं, लेकिन आपने भी कई बार कई डॉट्स लगाए होंगे और कईयों को लगाते भी देखा होगा, हालांकि लगाए कितने जाते हैं, 3 डॉट्स। ठीक, इसी में साबित हो जाता है कि एंड सो ऑन है। उसी तरीके से नेचुरल नंबर ऐसा है, लेकिन यदि वहां पे कोई पढ़ाते समय यदि उसके मुंह से निकल चुका है नेचुरल नंबर है, तो अब वो भले ही उसने जो लेटर लिखा है वो बिल्कुल सिंगल लाइन का है, कोई बोल्ड लेटर नहीं है, पर उसने आपको बता तो दिया है ना कि वो नेचुरल नंबर है, तो आपको ये बात मान लेनी है, अपना लेनी है कि वो असल में ये स्पेशल केस है। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना। चलिए और आगे बताता हूं बात को। ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू बात याद रखना। ठीक, आइए कुछ सेट पहचानते हैं, कौन सेट है, कौन सा है ना, और कौन नहीं है। यानी कि यहां पे जितने भी दिए हैं, पहली बात तो नो डाउट वो सारे के सारे क्या होंगे, कलेक्शन होंगे, क्योंकि सभी कलेक्शन यहां पे तो मौजूद हैं। उन कलेक्शन को देखना है कि यदि वो वेल डिफाइंड हुए तो आप उनको सेट बोल दोगे, अदरवाइज आप मना कर दोगे कि भैया ये सिर्फ कलेक्शन है। कलेक्शन तो सारे हैं, बिना क्वेश्चंस को पढ़े ये बात तो निश्चित है कि ये सब कैसे हैं, कलेक्शन है। कलेक्शन तो कैसे भी किए जा सकते हैं। सेट है कि नहीं है, मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। पहली बात तो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। ठीक, दूसरी बात ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर उसका कोई मैटर नहीं करता है ना, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात आपको रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ये बात आपको याद रखिए, सारे डिसीजन लिखने है ना। और वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन नो चेंज, यही वेल डिफाइंड का मतलब होता है। ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे तो आपको सेट को पहचानने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। ठीक, तो देखिए कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, क्या आप जो हमारे इंडिया के जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट है, क्या आप उनका एक कलेक्शन बना सकते हो? हाँ बना सकते हो। तो यस इट इज अ सेट। भाई दुनिया में किसी को भी कहा जाएगा, ये थोड़ी होगा कि किसी के सेट में ओबामा का नाम आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। इंडिया के ही प्रेसिडेंट्स का नाम लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो जाहिर सी बात है वो एक सेट है। कलेक्शन तो सारे ही हैं, कलेक्शन तो वर्ड से ही शुरू हो जाता है कईयों में, तो कलेक्शन तो सब है, लेकिन सेट है कि नहीं वो बताना है। कलेक्शन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स, जी हाँ भाई साहब सेट है, नो डाउट ये भी सेट है। ठीक, कलेक्शन ऑफ ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, अब यहीं पे से बात खत्म, शुरू दोनों चीज हो जाती है भैया। ये जो वर्ड आया आपके पास ग्रेट, ग्रेट वर्ड अच्छे से डिफाइंड नहीं है। सर क्यों यार, किस बेसिस पे आप ग्रेट बोलना चाह रहे हो? आप और सामने वाला या फिर दुनिया का कोई व्यक्ति हो, ग्रेट किस व्यक्तित्व से बोलना चाह रहा है ये मैटर करता है। ठीक, यानी कि ग्रेटनेस जो वर्ड है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने की काबिलियत लगता है। कोई बोलता है भाई मेरे हिसाब से तो ये ग्रेट है, तो कोई बोलता है नहीं भैया मैं तो उसको ग्रेट नहीं मानता, मेरी नजर में तो ये ग्रेट है। तो ये जो वर्ड है ये गड़बड़ घोटाला पैदा कर सकता है। तो याद रखिएगा जहां भी आपको दिखे ग्रेटनेस, मोस्ट, ब्यूटीफुल, वर्स्ट, बैड, गुड, बेटर, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, ये जाहिर सी बात है ये मैथमेटिक्स में इनका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिक्स इस तरीके के वर्ड्स को नहीं मानता कि भैया नहीं ये बेस्ट फंक्शन है, ये बेकार फंक्शन है, ऐसा कुछ नहीं माना जाता मैथ्स में। बोले सबसे अच्छा सेट तो भैया नेचुरल नंबर होता है, बाकी सेट तो बेकार होते हैं, ऐसे वर्ड्स मैथ्स में कोई भी काम नहीं रखते हैं ना। ये वैग्यू वर्ड्स हैं, तो इनको तो देखते ही साथ ये नॉट डिफाइंड के केस आ जाते हैं इनमें, यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है तो आप बोलोगे कि ये सेट भी नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई। कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल्स, अब ये आपको डिसाइड करना है कि पेट एनिमल्स किस तरीके के पेट है ना, किस तरीके के पेट। भाई पेट भी कई तरीके के हैं, पेट भी कई तरीके के हैं। आजकल तो लोग शेर भी पालने लग गए, तो आजकल तो शेर भी पालने लग गए। तो ये वर्ड क्या सर इसको डिफाइन किया जा सकता है? हाँ हो सकता है, यहाँ पे कोई लिख दे पेट एनिमल्स, यानी कि सिर्फ वही पालतू जानवर। आप किनको समझते हैं? आप बोलेंगे सर पालतू जानवर में तो कई लोगों के मन में अभी आ गया होगा सर कुत्ता हो गया, कछुआ हो गया, ऐसे जानवरों का नाम। क्यों आजकल सांप नहीं पाले जाते क्या? बिल्कुल पाले जाते हैं। क्या आपने डिस्कवरी नहीं देखा? क्या आपने नेशनल ज्योग्राफिक नहीं देखा? कई लोग तो राइनो पाल के रखे हैं, कई लोग तो शेर को गोद ले रहे हैं। ठीक, यानी कि जानवर तो हर तरीके के पाले जा रहे हैं। तो क्या सारे जानवरों का कलेक्शन की बात हो रही है? यहाँ पे तो सारे जानवरों के कलेक्शन की बात हो गई। तो ये डिपेंड करेगा कि पेट किसकी नजर में कौन है। किसी की नजर में तो मांसाहारी जानवर भी पेट है, किसी की नजर में तो सिर्फ शाकाहारी ही पेट है।
समझ में आया? और किसी की नजर में तो भैया कुत्ता बिल्ली, इससे आगे वो बात ही नहीं करता। जबकि आप तो देखते हैं आजकल तो लोग बाग सांप से भी प्यार करते हैं, अरे सांप को भी भैया सांप भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल, और ये सही भावना है, ये सही भावना है। तो ये जो पेट वर्ड है ना, ये जो पेट वर्ड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसके माइंड में क्या सोच चल रही है। हाँ, यदि आपके माइंड में या पूरी जनता के माइंड में ये बात क्लियर है कि पेट एक ऐसा वर्ड है जो सभी के लिए, यानी कि क्या सभी जानवर पाले जा सकते हैं, यदि ये माइंड से है तो ये कलेक्शन सेट में बदल जाएगा। अदरवाइज ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज होने के चांसेस हैं। आपके लिए पेट किस तरीके का वर्ड है ये मायने रखेगा। ठीक, अगली बात, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बताइए इसमें जो लेटर्स हैं उनको क्या एक सेट के अंदर भर सकते हो? बिल्कुल भर सकते हो। तो हाँ, इट इज अ सेट। ये क्या है? सेट है भाई साहब, नो डाउट। अगली बात यदि करें, ग्रुप ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, क्या लगता है आपकी नजर में? फिर से यही पेट टाइप की डेफिनेशन। कौन सा जानवर आपके लिए डेंजरस है? क्यों? किसी को तो सांप से डर लगता है तो उसके लिए सांप डेंजरस है, किसी को शेर से डर लगता है। बोले सर किसी को तो इन दोनों से डर लगता है, तो वो कैसे डिसाइड करे? अरे कईयों को तो कुत्तों से डर लगता है, कई बच्चे कुत्तों से डरते हैं, कई बच्चे बिल्लियों से डरते हैं, कई बच्चे मकड़ियों से, कुछ लोग छिपकली से, वगैरह वगैरह। तो ये जो डेंजरस है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने की काबिलियत रखता है, और यदि काबिलियत रखता है तो ऐसे सेट्स की हमें जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में, इसलिए ये भी सेट की श्रेणी में नहीं आता। इस बात का आपको ध्यान रखना। ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज, ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज। अब आपकी नजर में टॉल, टॉल आप क्या समझ रहे हो? तो किसी के माइंड में आ सकता है कि यार मैं तो मानता हूं जो 6 फीट से ऊपर है वो टॉल है। तो क्या ये बताओ, क्या कुछ लोग ये नहीं मान सकते कि यार 4 फीट से ऊपर वाले भी तो टॉल में आते हैं, 5 फीट से ऊपर वाले भी तो टॉल में आते हैं? सभी के लिए डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती? आजकल हमारे समाज में बौने लोग भी पाए जाते हैं, शॉर्ट लोग भी पाए जाते हैं, आप जानते हैं। तो क्या आप उनकी नजर से यदि देखें तो क्या उनकी नजर में किस तरीके के लोग टॉल हैं? उनसे जैसे जो लोग बड़े हैं, क्या वो लोग टॉल नहीं कहलाएंगे? जाहिर सी बात है उनकी नजर में हर चीज अपने आप में टॉल हो जाएगी, है ना। यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन जो हो रहा है वो बिगड़ रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। किसी की सोच कुछ और है टॉल को लेके, किसी की सोच कुछ और है टॉल को लेके, इसलिए टॉल भी अच्छे से डिफाइंड नहीं है। इसलिए ये सिर्फ एक कलेक्शन का रोल निभाएगा, ये सेट का रोल नहीं निभाएगा। ये जो वर्ड्स है ना ये आड़े आ रहे हैं, है ना, ये जो वर्ड्स है यही आड़े आ रहे हैं और कोई बात नहीं। ठीक, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कौन डिसाइड करेगा कौन से फ्लावर ब्यूटीफुल हैं या कौन से नहीं है? जाहिर सी बात है पर्सन टू पर्सन जो ब्यूटीफुलनेस है वो अलग होती है। किसी के नजर में सुंदरता यानी कि सिर्फ गोरापन है, किसी की नजर में सुंदरता काला भी हो सकता है, किसी की नजर में सुंदरता का मतलब ये होता है ना गोरा ना काला, भाई दिल का अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह आपने वर्ड सुने होंगे। तो ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है ना, ये भी उसी तरीके से मैटर करता है। किसी को भैया लाल फूल अच्छे लगते हैं, किसी को भैया लाल अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये तरीका है कि किस बेसिस पे बोला जा रहा है। यदि उन्हें कहा जाएगा भैया ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाओ, आपको समझ में आ गया होगा कि वो जाहिर सी बात है वो समाज को देख के नहीं सोचेगा, वो तो अपने मन को देख के सोचेगा, क्योंकि उसको बनाने को कहा गया। और यदि उसको बनाने को कहा गया है तो जाहिर सी बात है पर्सन टू पर्सन ये सेट वेरी कर सकता है, यानी कि ये भी सेट की श्रेणी में हम इसको अभी नहीं ले सकते। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या लगता है क्या पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? नहीं होगा। उसको 1 से लिखना ही पड़ेगा और आगे डॉट 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 लगाना ही पड़ेगा, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर्सन टू पर्सन चेंज होने वालों में से नहीं है, इसलिए जी हाँ ये एक सेट है। सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, क्या एक हफ्ते में किसी के ऐसा तो नहीं किसी के कैलेंडर में 15 दिन आते हो, है ना, मंडे ट्यूसडे और अलग से वगैरह वगैरह डे भी रखे हो, उसने नाम रखे हो, उसने अब नाम भी याद नहीं आ रहा है अपने को, तो मंडे से लेकर संडे तक ही याद है। ठीक, तो सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, जी हाँ ये भी क्या है भाई साहब, एक सेट है। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट बता देता हूं। देखो किसी भी भाषा को चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, वहां पे 2 तरीके की चीजें बताई जाती हैं। एक तो स्वर और एक व्यंजन। हिंदी में जब बात की जाती है तो एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। उसी तरीके से इंग्लिश में एक वॉवल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। वॉवल यानी स्वर और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। ठीक, तो यानी कि यदि मैं आपको कुछ बता दूं कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, वॉवल्स यानी कि स्वर कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में, तो ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं। तो बाकी बचे जो होंगे कुल मिला के 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ये तो सबको याद होगा बचपन से। उन 26 में से ये 5 हटा दूं तो बचे कितने, 21। तो 21 कॉन्सोनेंट का क्या सेट बनाया जा सकता है कि नहीं? और क्या पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। वो सब यदि उनको याद है कि वॉवल्स को हटा के बाकियों की बात हो रही है तो वो सब 21 को लिख देंगे।
समझ में आ रही बात, यानी कि वो 21 चेंज नहीं होने वाले हैं। तो जी हाँ, ये भी सेट की श्रेणी में आता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला नहीं है। सेट ऑफ प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, जी हाँ भाई साहब बिल्कुल, इट इज अगेन अ सेट। सभी को बात क्लियर है कि कितने प्लैनेट्स हैं। सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, हाँ सभी को क्लियर है, तो यस इट इज अगेन अ सेट। ये भी कैसा है, एक सेट है। इस तरीके से आपको सेट को डिफरेंस में समझना है कि क्या वो सभी डेफिनेशन से क्लियर होके जा रहा है कि नहीं। रिवर्स ऑफ इंडिया क्या सेट है, हाँ बोलेंगे बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल सेट है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि यार इंडिया की सारी नदियां, कोई दिक्कत नहीं, इट इज अ सेट, इट इज अ कलेक्शन। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हाँ अगेन इट इज अ सेट, बिल्कुल क्लियर कट बात की जा रही कि 11th क्लास के स्टूडेंट, ये रोमन नंबर लिखना सीख लो, ठीक। अच्छा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हो इंटेलिजेंट, आप ही बता दीजिए आप में से कितनों को इंटेलिजेंट बोलूं और कितनों को ना बोलूं, समझ में आ रही बात है ना। आप तो अब मुंह से निकल जाता अलग बात है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि इंटेलिजेंट कौन है किसकी नजर में, कैसे समझेंगे। क्या 90% मारने वाले इंटेलिजेंट है, क्या 50% मारने वाले इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक। यानी कि वो किस चीज को इंटेलिजेंट मानता है, तो इसी चीज को देखते हुए जाहिर सी बात है ये सेट की श्रेणी में किसी भी हालत में कतई नहीं आ सकता, ठीक। 5 फेमस साइंटिस्ट, क्या बाकी साइंटिस्ट फेमस नहीं होंगे भाई, हर साइंटिस्ट ने अलग अलग फील्ड पे काम किया, अलग अलग फॉर्मूलों पे वर्क किया, इसीलिए उनके नाम है, ठीक। आप एक साइंटिस्ट को, आप मैथमेटिशियन वाले साइंटिस्ट को फिजिक्स वाले साइंटिस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, वो दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में फेमस हैं, उन दोनों ने अपने अपने स्तर पे काम किया है। और पहली बात तो ये जो फेमस वर्ड है ना, यही गलत है। मैथमेटिक्स इसको बिल्कुल सही तरीके से इसको मैथमेटिक्स ने हटा के रखा है, क्यों? क्योंकि फेमस वर्ड डिफाइंड नहीं माना जाता। फेमस यानी कि किस बेसिस पे आप फेमस बोलना चाह रहे हो, किसकी कौन सी काबिलियत पे, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और क्यों बोलना चाह रहे हो, उसको फेमस ही क्यों बोलना चाह रहे हो। क्या उससे पहले किसी और ने उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करी है, या तो वो टॉपिक क्या कभी कोई आगे बात नहीं कर सकता था क्या, तो किस बेसिस पे आप फेमस बोलना चाह रहे हो, ये बहुत ही गलत वर्ड है। इसलिए मैथ्स तो इसको भैया प्रॉपरली विरोध करता है, इसलिए भैया ये सेट नहीं है, ठीक। 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्यों बाकी प्लेयर जो बेचारे आज तक खेलते हैं क्या वो बेस्ट नहीं थे? वो बिल्कुल बेस्ट थे। ऐसे तो कहने को सचिन भी 0 पे आउट हुआ है, तो जिस दिन 0 पे आउट हुआ उस दिन लोग उसको वो अब्यूज वर्ड बोलने लग जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इन बातों का ध्यान रखते हैं। ये जो बेस्ट है वर्ड से मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये भी उसको सेट की श्रेणी से क्या करता है, हटाता है, ठीक। अच्छा, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ जी हाँ, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अभी मैंने आगे बताया, पीछे बताया था आपको, जी हाँ सेट है, 5 ही तो होते हैं, तो पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला नहीं। ये सारी बातें यदि आप याद रखेंगे तो ही आपका काम बनेगा, वरना आप बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे, ठीक। तो इतना याद रखना है। चलिए, ये एक एक्सरसाइज छुटकू सी है ना। बताइए, आपको एक सेट दिया हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है -5 से लेके +5 तक नंबर लिखे। आपको सिंबल ये वाला यूज करना है या तो ये वाला, ये याद रखा है, ये बिलोंग्स टू का है, मेंबर ऑफ है, ये नॉट बिलोंग्स टू नॉट मेंबर ऑफ का है, ठीक। तो बताइए 5 क्या इसका एलिमेंट है? तो आप देखेंगे हाँ 5 तो इसमें मौजूद है, तो आप लिखेंगे 5 इज अ मेंबर ऑफ ए, यानी कि बोल तो रहा हूं मेंबर ऑफ ए, लेकिन लिख रहा हूं सिर्फ ये वाला लेटर, ठीक। इसी तरीके से क्या 0 इसका मेंबर है? आप बोलोगे हाँ भाई साहब 0 इसका मेंबर है, यानी कि 0 बिलोंग्स टू ए। -10 क्या इसमें दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं भाई साहब -10 नहीं दिख रहा। अच्छा, कई लोग इसमें भी ना, देखो ये भी बता देता हूं, ये बनाया, कुछ लोग ऐसा काटते हैं, कुछ लोग ऐसा काटते हैं, है ना। कायदा ये वाला कहता है, इस बात को याद रखें, है ना, ये पहले इसे बना के रखा है, ऐसे काटा जाता है, ना कि ऐसे काटा जाता है ना। इस तरीके से कृपया करके ना काटें, उस तरीके से काटें, ठीक। अच्छा, 1/2 क्या इसमें आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जाहिर सी बात है। अब क्या लगता है, देखिए ऐसा ऐसा कि ऐसा, तो आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं वैसा, ठीक। तो ये भैया कैसा, इस तरीके से काटना है। उसी तरीके से क्या -3 इसमें है? हाँ है, -3 भैया दिख रहा है, तो जी हाँ ये उसका मेंबर है, बिलोंग्स टू ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यदि बात करें, बताइए ट्रू और फॉल्स निकालना आपको। 8 बिलोंग्स टू बी, क्या 8 ए के एलिमेंट है? देखो यहाँ पे 3 डॉट्स लगे, यानी कि एंड सो ऑन लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड सो ऑन, यानी कि उसके आगे भी तो 7 के बाद तो 8 आएगा ही पक्का, है कि नहीं, है ना। देखिए ये हो गया 1, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7। क्या ऑड नंबर बस लिखें, यानी कि 7 के बाद कौन आएगा? 9, 9 के बाद कौन आएगा?
11 के बाद कौन आएगा 13। क्या ये सही लिखा है? 8B में है? आप बोलोगे नहीं, फॉल्स। ट्रू लिखोगे तो हाँ 8B में है भाई साहब। सोचिए ये ऑड नंबर का सेट है, 1 3 5 7 9 आएगा, है ना, याद रखिए। अच्छा सेकंड, आर बिलोंग्स टू ए, क्या आर ए में है? हाँ है, आर ए में है, यानी कि ट्रू। यहां पे ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्या इसके अंदर ए नहीं है? तो हाँ ए नहीं है, बिल्कुल ट्रू लिखा है। बात समझ रहे हो? अरे ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि यस ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हाँ ए इसमें नहीं है। 9 बिलोंग्स टू बी, क्या 9 इसमें है? हाँ 9 है, यानी कि ट्रू लिखी हुई। टी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, टी ए में नहीं है, गलत लिखा हुआ है। टी ए में है, ये गलत लिखा हुआ है। ये लिखी हुई चीज को जज करना है कि ये गलत लिखा है कि सही लिखा है। यहां पे आप लिखते तो क्या लिखते? आप टी बिलोंग्स टू ए लिखते, लेकिन इन लोगों ने क्या लिख दिया? टी नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है कि सेट चैप्टर में क्या कब किस में बिलोंग कर रहा है, क्या किस में नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे भाई साहब? नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि सेट को लिखने के क्या तरीके होते हैं। एक टेबुलर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे और सेट को लिखना सीख जाओगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा दूसरी बात ये, जो लोग चाहें तो साथ में ऐप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गायत्री एजुकेशन क्लासेस। ठीक, गायत्री एजुकेशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आपको जो लोग को जेई का कोर्स की, जो लोग जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं बहुत ही फिजिबल रेट में वहां पे जेई पढ़ा रहा हूं, आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। और हालांकि वहां पे फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, पीडीएफ फ्री मिलेंगी और आपको कुछ कंटेंट वहां पे फ्री में मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बाकी क्या, देखिए हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो मैं करा ही रहा हूँ, ये 11th के बेसिस पे है। ठीक, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इतना परेशान मत होइएगा। 11th की तो पूरी बुक रटा दूंगा एक एक क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।